हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 एग्जाम होने के बाद नाउ स्टूडेंट्स आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं, उस पर कितनी रैंक बन सकती है। द रीजन बीइंग इज कि नॉर्मलाइजेशन मेथड इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस टाइम इन 2024। नॉर्मलाइजेशन मेथड इम्प्लीमेंट होने से स्टूडेंट्स अगर अपनी पेपर को इवेल्युएट कर भी ले रहे हैं तो वो इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई होने से, इंप्लीमेंट होने से उनके मार्क्स ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, मीन बढ़ेंगे या कम होंगे। और कहीं ना कहीं इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में रिजल्ट कब तक आ सकती है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। दूसरी चीज कि नॉर्मलाइजेशन, जब एनबीए नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट कर रही है तो टू मेक दिस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी टू रिलीज सम ऑफ द डेटा। इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए कुछ कुछ डेटा हैं जिनको रिलीज करना एनबीए के लिए बहुत जरूरी है। वी होप कि वो सारी डेटा, सारी की सारी डेटा एनबीए रिलीज क्या करेगी, तो वो कौन कौन सी डेटा रिलीज करनी चाहिए उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम वंस वी हैव सम टाइम, कुछ समय हमारे पास है काउंसलिंग से पहले, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रेडी करके रख लेना चाहिए और वो किस समय कहां से मिलेगी, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो आते हैं सबसे पहले इस बात पे कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जब इस बार इंप्लीमेंट हो रही है तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस नॉर्मलाइजेशन मेथड को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एनबीए को क्या क्या डेटा रिलीज करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। सबसे पहली क्वेरी जो मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये बात आ रही है कि अगर वो अभी पेपर को इवेलुएट कर भी ले दें, पेपर टफ आई ये बात तो एक समझने वाली बात है, बट उसके बाद अब अगर वो पेपर को इवेलुएट कर ले रहे हैं और वो एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हमारे फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट वन में 500 मार्क्स आ सकते हैं, तो इस 500 मार्क्स में भी हमारे मार्क्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, इसको लेकर के स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर शिफ्ट वन हमारा पेपर था और उसमें किसी स्टूडेंट के 500 मार्क्स आए हैं तो ऑब्वियसली उनके मन में एक डर है कि शिफ्ट टू वाला पेपर वो टफ था, शिफ्ट वन वाला पेपर इजी था, तो हमारे मार्क्स कहीं कट ना जाए। 500 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं वो कम होकर के 580, 575, 475, 470 या 460 ना हो जाए, और उस वजह से हमारी जो रैंकिंग है वो कम ना हो जाए, परसेंटाइल कम ना बने और हमारी रैंकिंग कम ना हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिस वजह से स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कहीं ना कहीं, अगर हम बीते वर्षों की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो जाती थी। वी हैड आवर एग्जाम ऑन 11th ऑफ अगस्त, सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइमलाइन, उस टाइमलाइन को अगर हम देखें तो वी एक्सपेक्ट कि 25th 26th तक रिजल्ट पब्लिश कर देनी चाहिए। एक चीज ये जरूर है कि पहले नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं होती थी, अब नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंट होती है, तो क्या रिजल्ट को पब्लिश करने में उनको ज्यादा टाइम लगेगा? लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस उन्होंने बताया है कि सिंपली दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट का जो रॉ स्कोर होगा, उन रॉ स्कोर में दोनों ही शिफ्ट के स्टूडेंट का अलग अलग परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के बाद दोनों को मर्ज किया जाएगा। दोनों को मर्ज करने के बाद जिस स्टूडेंट के ज्यादा परसेंटाइल होंगे उस बेसिस पे उनको रैंकिंग वगैरह दी जाएगी। तो ये प्रोसेस काफी सिंपल प्रोसेस लग रही है, इसमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। तो वी एक्सपेक्ट कि बाय 25th ऑफ अगस्त नीट पीजी 2024 की रिजल्ट पब्लिश हो जानी चाहिए। बट जब रिजल्ट पब्लिश हो तो कुछ कुछ डेटा जो है, जो स्टूडेंट्स के डेटा है, उन डेटा को रिलीज करना एनबीए के लिए मैंडेटरी है अगर वो अपने कैरेक्टर पे किसी भी प्रकार का दाग नहीं चाहती है, तो अगर वो चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना चाहती है तो क्या क्या डेटा है। सबसे पहले स्टूडेंट कौन से शिफ्ट से थे वो मेंशन होना चाहिए। स्टूडेंट के रॉ स्कोर कितनी आई, स्टूडेंट ने के कितने मार्क्स आए उस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, उसमें से उस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो इनका परसेंटाइल बना, स्टूडेंट का परसेंटाइल, वो कितना परसेंटाइल बना उस शिफ्ट का। उसी तरीके से दूसरे शिफ्ट का भी इसी तरीके से सारे स्टूडेंट का जो है वो डेटा जो है वो पब्लिश होना चाहिए। उसके बाद जब हमने मर्ज किया डेटा को तो हमारी रैंकिंग जो बनी वो किस फॉर्मूले पे बनी, किस अकॉर्डिंग बनी, हमने जो नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया वो फॉर्मूला क्या लगाया, ये सारी डिटेल्स हर एक स्टूडेंट के रिजल्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सिंपली हमने परसेंटाइल में चेंज किया, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल निकाला, उसके बेसिस पे रैंक पब्लिश कर दी। अगर ये
चीज एनबीई करती है तो ये डेफिनेटली फिर बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज करेगी, क्योंकि आप डेटा, स्टूडेंट्स के डेटा, जिस वजह से स्टूडेंट्स काफी खफा हैं, कंफ्यूज है, वो डेटा अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो आपकी ट्रांसपेरेंसी पे डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क तो जरूर उठेंगे। तो ये सारी डेटा आनी चाहिए टू मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। अब आते हैं अपने दूसरी टॉपिक पे, वो क्या है, व्हेन वी हैव सम टाइम ऑब्वियसली वी कैन डू सम होमवर्क, कुछ थोड़ा होमवर्क हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमको रेडी रखना चाहिए, सो दैट कि जब एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो या उसकी स्केड्यूल आए तो फिर हमें उसमें जो है वो ज्यादा भागना दौड़ना ना पड़े। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अगर हम देखें, देयर आर बेसिकली, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मी 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जरूरत पड़ सकती है स्टूडेंट को, जो मैंडेटरी भी रहेंगे। सो पहली डॉक्यूमेंट क्या है, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, जब आप काउंसलिंग अटेंड करोगे तो आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली, उस काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो उसमें रहेगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सी सीट मिली, दैट इज अलॉटमेंट लेटर। वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो अलॉटमेंट लेटर आपको कब मिलेगी, काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, अलॉटमेंट जब होगी तब मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बाद में मिलेगी। एडमिट कार्ड इशूड बाय, सेकंड डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड इशूड बाय एनबी, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अभी जो नीट पीजी 2024 का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, मिसप्लेस बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जो है डॉक्यूमेंट, वो इतनी जरूरी डॉक्यूमेंट है कि काउंसलिंग से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती तब तक यही एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनबी। एनबी के जो रिजल्ट पब्लिश करेगी, जो आपकी रिजल्ट पब्लिश करेगी, जो मोस्ट प्रोबेबली बाय 25 तक आएगी, उस रिजल्ट का या वो रैंक लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। दिस इज द थर्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ वन इज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी जो डीओबी प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, वो होनी चाहिए। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकती है, आपके पास 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, या 12th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट है तो वो आपका एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है, वो डीओबी प्रूफ, वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज मार्कशीट ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ये तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस की जो मार्कशीट है वो पूरी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मतलब एमबीबीएस के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट होने चाहिए जिसमें एक मार्कशीट जरूर होगी। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट इज एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। या तो डिग्री सर्टिफिकेट या तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको एमबीबीएस से मिली होगी, एमबीबीएस कॉलेज से मिली होगी, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। Seventh point is internship completion certificate or a certificate from the head of institution confirming completion of 15th August of admission year mandatory. That is internship completion certificate होनी चाहिए, और internship completion certificate में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि इनकी जो internship है वो 15th अगस्त या उससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। So this is the internship completion certificate. Eighth document is permanent or provisional registration certificate issued by MCI State Medical Council, वो जो मैंडेटरी है, मतलब एनएमसी या एमसीआई बोल लो, इसकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है, या तो एसएमसी स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होती है, जो आप लोगों को मिलती है कि आपने किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, या तो सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, एनएमसी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, प्रोविजनल या परमानेंट। ओके, द नाइन्थ पॉइंट इज, नाइन डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। वो क्या क्या हो सकती है, पैन कार्ड हो सकती है, आधार कार्ड हो सकती है, वोटर आईडी हो सकती है, या फिर डीएल हो सकती है। तो कोई भी इनमें से रहेगी तो वो आपकी आईडी प्रूफ एज आईडी प्रूफ काम कर लेगी। ना कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैं इफ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज पे के लिए चाहिए होंगे। जैसे कि एससी एसटी सर्टिफिकेट है, वो ऑब्वियसली एससी एसटी कैंडिडेट को चाहिए, बट इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। नाउ सेकंड इज, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स पे। सेंट्रल की जो इनकी परफॉर्मा होती है, जो इनका जो ये होता है परफॉर्मा, सेंट्रल की जो फॉर्मेट होती है, उस फॉर्मेट पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, और वो इस साल का होना चाहिए। 2025 जो ईयर है उस ईयर का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 का बना हुआ, या तो अगर पुराना है तो रिन्यू किया हुआ होना चाहिए। सो मतलब 31 मार्च से पहले का बना हुआ या 31 मार्च के बाद का भी बना होगा तो कोई इशू नहीं है, बट इस साल का बना हुआ होना चाहिए, 2023 का बना हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी इस साल की होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगेन ये सेंट्रल फॉर्मेट पे बनी होनी चाहिए, और वो भी इस साल की ही बनी होनी चाहिए। रीजन क्या है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो
नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनती है वो आपकी एनुअल इनकम पे बनती है। अब एनुअल इनकम जो है वो हर साल चेंज भी हो सकती है, इसलिए करंट ईयर का एनुअल इनकम को लेकर के सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगी। अच्छा, डिसेबल कैंडिडेट जो है उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। नाउ ये जो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं तीन चार पॉइंट्स, जो तीन चार डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आपको समझना है। एक होती है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एक होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एक होती है एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 11th एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कहां से मिलती है? जिस बोर्ड में जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगी और इंस्टीट्यूट जिस बोर्ड के अंडर आएगी, फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट मिलती है कर्नाटका में, ना कर्नाटका की जो बोर्ड है उस बोर्ड से आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगी। तो ये आपको कब मिलेगी? एक बार जब अलॉटमेंट होगी तो उसके बाद जाकर के आपको कर्नाटका बोर्ड से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है कि आप एलिजिबल हो। ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे कर्नाटका बोर्ड में और माइग्रेशन सर्टिफिकेट शो करोगे, तब वो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे। वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के आपको कॉलेज में जाना है और एडमिशन लेना है। तो ये भी आपको अभी नहीं मिलेगी, आफ्टर अलॉटमेंट मिलेगी। नाउ दूसरी जो है 12th वन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कब मिलेगी? ये आपको मिलेगी सबसे पहले आपके एमबीबीएस कॉलेज या तो फिर आपका जो एमबीबीएस का बोर्ड है यूनिवर्सिटी, वहां से मिलेगी। और ये कब मिलेगी? ये किस लिए होता है? जब भी आप कभी एडमिशन एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जब आप स्विच करते हो, फॉर एग्जांपल आप पहले गुजरात बोर्ड में थे और अब आप महाराष्ट्र बोर्ड में जा रहे हो, तो बोर्ड चेंज हो रही है, तो अब आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेनी होगी जो आपको आपके एमबीबीएस की जो बोर्ड है, जो गुजरात बोर्ड जहां से आपने एमबीबीएस किया है, गुजरात बोर्ड से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। वो लेकर के आप जाओगे महाराष्ट्र बोर्ड के पास, महाराष्ट्र बोर्ड को माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देंगे। फिर वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे आप कॉलेज में, महाराष्ट्र में जो भी कॉलेज मिली है उस कॉलेज में जाके एडमिशन करोगे। तो फिर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको कब मिलेगी? एक बार जब आपकी अलॉटमेंट होगी ना, तो उसके बाद मिलेगी। उसके बाद अच्छा, तमिलनाडु का एक केस है जो एक्सेप्शन है। तमिलनाडु में एलिजिबिलिटी जब आप अप्लाई करोगे काउंसलिंग के लिए तमिलनाडु में, तो वहां पे वो बोलेंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। अब वहां पे जब वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगेंगे ना, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के चार्जेस भी होते हैं और वो अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। आई थिंक 16 to 20 या 26,000 कितना तो चार्जेस वो लेते हैं सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो जो भी तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं या जो भी तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर इशू नहीं भी कराएंगे तो भी चलेगा। दैट इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एट द टाइम व्हेन यू विल बी अटेंडिंग द काउंसलिंग। क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग तमिलनाडु की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो और उससे पहले आपने 20-25 हजार जो भी वो लगते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए, वो आपने करा लिया और आपको अगर तमिलनाडु में सीट नहीं मिली, तो वो आपके 20-25 हजार रुपए तो आपके वेस्ट हो गए। तो इसलिए अगर वहां पे आप कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए, तो वो आप इशू नहीं भी कराओगे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम का नहीं है, बट वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन रहेगी। नाउ 14th डॉक्यूमेंट जो है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप स्टेट काउंसलिंग अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में सीट मिलती है, अगर आप वहां के गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी नेटिविटी सर्टिफिकेट या फिर आपकी जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होती है वो होती है कि आपका घर कहाँ है, लैंड कहाँ है, उस बेसिस पे आपके जो पूर्वज हैं वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हीं का बेसिकली लैंड वगैरह रहता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है। अब अगर आप किसी स्टेट की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपका डोमिसाइल वहां का होना चाहिए, तभी आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसे रिन्यू कराने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये अगर पुराना भी है तो चलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रेडी करके रखने हैं, सो दैट कि एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हो, आपको सीट मिले तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहे। अब इसके अलावा कुछ कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं जो किसी किसी स्टेट में मांगते हैं। अच्छा, इसमें एक और डॉक्यूमेंट है एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, 13th वन एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। ये क्या है? कुछ कुछ स्टेट में ना या कुछ कुछ कॉलेजेस में ये सर्टिफिकेट मांगती है। ये कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जैसे दिखने वाली सर्टिफिकेट नहीं होती है। ये सिंपली जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस की है उस कॉलेज के लेटर हेड पे आपको ये लिखवा लेना है कि
स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज और हर एमबीबीएस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज, जो गुजरात की कॉलेज या जहां की भी कॉलेज है उनका एड्रेस, और ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है ये कॉलेज इज एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड, ये लिखवा लेना है, इज एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड, और उस पे कॉलेज के हेड का कॉलेज का स्टैंप रहेगा, और साथ में या तो फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो है वो सिग्नेचर रहेगा। तो ये लेटर हेड पे एक बस लिखवा के ले आना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, स्पेसिफिक स्टूडेंट, वो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं और ये कॉलेज जो है वो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, और इस पे वो लेटर हेड पे रहेगी पहली चीज, उस पे कॉलेज का स्टाम्प रहेगा दूसरी चीज, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का आप सिग्नेचर लेना है तो ले लेना, बस काफी है वो, बस वही जो है वो आपका एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट काम करेगा। अच्छा, ये जो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है ये महाराष्ट्र में और कर्नाटका में जरूर लेते हैं, तो जो भी स्टूडेंट कर्नाटका को टारगेट कर रहे हैं 12 लाख 30,000 फीस वाले या गवर्नमेंट के लिए, तो फिर उनके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, और बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो कि ये डिमांड करते हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रख लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखनी है। बाकी 25 तक मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएगी, और जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, काउंसलिंग जो होनी है उसे रैंक बेसिस पे ही होनी है, उसे मार्क्स के बेसिस पे नहीं होनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करती है कि आपकी रैंक कितनी बनी है, और रैंक के बेसिस पे ही फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो अभी डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मार्क्स में कुछ बड़ा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा, वो चीजें नहीं की जाएगी मुझे जैसा लगता है। जो भी चीजें होंगी वो ट्रांसपेरेंटली होगी, और आई मीन जो होगी वो सारा सबके सामने रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स, और अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, या अभी जो आपने अज्यूम किया, एनालाइज किया, आपने पेपर को इवेल्युएट किया, उस पर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसमें आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, वो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि हमने एक अपना लॉजिक लगा करके एक हमने अपना जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइज्ड रैंकिंग वो रेडी की है। तो उस बेसिस पे हम आपको जरूर बता सकते हैं कि आपकी एक तो रैंकिंग कितनी ऑलमोस्ट बन सकती है, उससे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो सकता है, और उस पे आपको कहाँ कहाँ किस बजट में कौन कौन सी ब्रांचेस किस स्टेट में मिल सकती है, तो एक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।